हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर कार्नोट हीट इंजन और कार्नोट हीट इंजन के बेस पे उसकी जो रिवर्स एप्लीकेशन थी, ठीक है, वो भी पढ़ ली थी। और साथ में जो कार्नोट हीट इंजन के न्यूमेरिकल थे हमने वो भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज के टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड कार्नोट थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी कार्नोट थ्योरम है वो रहेगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी कि कार्नोट हीट इंजन आपका जैसे जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही कार्नोट थ्योरम भी है। ठीक है, और ये दोनों की दोनों हमारी अलग अलग चीज है। कार्नोट हीट इंजन के अंदर तो हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है, और इसके अंदर कैलकुलेट की हुई एफिशिएंसी को हमें ये बताना होता है कि कार्नोट हीट इंजन जो कि रिवर्सिबल की होती है वो हमारी ज़्यादा होती है इरिवर्सिबल इंजन से। ठीक है, तो हमें ये चीज़ इसके अंदर बतानी होती है कि वो कैसे आपकी मैक्सिमम है। जब वो मैक्सिमम हम बता रहे हैं रिवर्सिबल की, जिसके अंदर बता रहे हैं वो तो कार्नोट थ्योरम होता है, और जिसके अंदर आप एफिशिएंसी को कैलकुलेट करके बताओगे वो आपकी कार्नोट हीट इंजन होती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखो कि आपको एक्चुअली में निकालना क्या है। ठीक है, तो ये हमें इसके अंदर करना है। और स्टूडेंट्स जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दे एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, क्योंकि हमने अभी कहा फर्स्ट हमारा यही रहेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक अवर, दैट इज द कार्नोट थ्योरम। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, वो आपका स्टार्टिंग में दो लोगों ने दिया था। ठीक है, वो कौन से थे, एक तो लॉर्ड कैल्विन था और एक था क्लॉसियस। ठीक है, इन दोनों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट्स पास की थी। ठीक है, जब इन्होंने अपनी अपनी स्टेटमेंट पास करी, तो अगर मैं एक चीज को भाई वॉयलेट कर दूं, ठीक है, तो दूसरी भी क्या हो जाती है, मेरी ऑटोमेटिकली वॉयलेट हो जाती है। ठीक है, उसके बेस पे एक और हमने इसके अंदर एक और स्टेटमेंट भी आई थी सेकेंड लॉ के अंदर। ठीक है, तो जो आप एग्जाम के अंदर करोगे तो आपको इन्हीं तीनों स्टेटमेंट्स को वहां पे प्रेजेंट करना होगा। ठीक है, वहां पे लिखना होगा कि पहले लॉर्ड कैल्विन ने क्या दी, क्लॉसियस ने क्या दी, उसके बाद प्लैंक्स कैल्विन आया था जिन्होंने एक फर्दर स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, उसके भी ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो आई हैं सेकेंड लॉ के अंदर वो तीनों की तीनों बतानी पड़ेगी, क्योंकि देखो फर्स्ट के अंदर तो खाली यही था कि जितना आपने वर्क डन करवाया है उतना आपको हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या हीट वो जितनी आप हीट एब्जॉर्ब करवा रहे हो उतना वर्क डन हो रहा है। ठीक है, क्या डब्ल्यू के क्या हो गया था आपका, वहां पे प्रोपोर्शनल हो गया था, तो वो तो उसके इक्वल हो गया कि भाई जितनी आप वर्क डन करवाओगे उतनी हीट वो हो जाएगी, और जितनी ऑब्जर्व करवाओगे उतना वर्क डन वो करवा देगा। वहां पे तो यही था। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहले दो स्टेटमेंट्स हैं आपकी, उसके बाद एक और स्टेटमेंट आएगी, तो वो तीनों की तीनों आपको ये लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, वो थर्ड स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा भी उसके अंदर नोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्या है। हमारे पास आता है लॉर्ड केल्विन। लॉर्ड केल्विन ने ये कहा था बच्चों कि किसी भी एक चीज को हम उसकी सराउंडिंग से ज्यादा और कूल नहीं कर सकते, इस तरीके की हम उसको कॉन्टिन्यूस टाइप की एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवा सकते कि वो उस चीज को उसके सराउंडिंग से और ज्यादा क्या कर दे, और बिलो उसके कूल कर दे उसको। ठीक है, और ज्यादा करके उसको ठंडा कर दे। ठीक है, तो ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिराइव कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी from a body by cooling it below the coldest of the surrounding। ठीक है, नेक्स्ट कौन आया, क्लॉसिस। क्लॉसिस ने ये कहा था, क्योंकि देखो बच्चों हीट जो है हमारी वो हमें पता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक फ्लो करती है। ठीक है, तो इसने भी यही कहा कि हीट बाय इटसेल्फ, अपने आप से हीट कभी भी आपके पास नहीं होगी फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एक जो आपका फर्स्ट है लॉर्ड कैल्विन, उसको
हम वायलेट कर देते हैं, यानी कि हम ऐसी एनर्जी उसमें सप्लाई कर देते हैं कि वो उसको उसके जो लो टेम्परेचर था, यानी कि जो सिंक है, हमें पता लो है वो, ठीक है, उसको उससे भी और ज्यादा क्या कर देते हैं, उसके बिलो द टेम्परेचर उसको और कूल कर देते हैं, ठीक है, तो वायलेशन लेके आ जाते हैं। ऐसा एक मतलब हमने इंजन लिया जिसमें हमने ऐसा कर दिया, एक इंजन लिया ऐसा जिसके अंदर हमने लॉर्ड केल्विन जो स्टेटमेंट थी उसको वायलेट कर दिया, ठीक है, अगर कर दिया इसका मतलब हमने वो कॉन्टिन्यूस एनर्जी को सप्लाई कर दिया उसके अंदर कि वो उसको क्या कर रही है, उसकी सराउंडिंग से और ज्यादा कूल कर रही है। अब अगर हमने ऐसा कर दिया तो ऑब्वियसली सी बात है वो एक इंजन है, ठीक है, वो इंजन के अंदर क्या होगा, मैकेनिकल वर्क स्टार्ट हो जाएगा और साथ में जो कॉइल होगी उस इंजन के अंदर वो क्या करने स्टार्ट हो जाएगी, आपकी रोटेट करनी स्टार्ट कर देगी। अगर कॉइल रोटेट कर रही है इसका मतलब तो उसके अंदर करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब आपने तो कोल्ड बॉडी ली थी, कोल्ड से आपने हीट प्रोड्यूस करवा दी, यानी कि हॉट बॉडी की तरफ आप मूव कर गए। अगर आप ऐसा कर गए इसका मतलब तो आपने सेकेंड लॉ में क्या कहा था कि अपने आप कभी भी कोई जो भी चीज है वो आपकी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी ट्रेवल नहीं करेगी हीट, ठीक है, और यहाँ पे तो कोल्ड बॉडी से ही हॉट बॉडी ट्रेवल कर गई, इसका मतलब आपने अगर फर्स्ट का वायलेशन कर दिया तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो भी क्या हो जाती है, वहां पे वायलेट होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अभी आता है अगर ऐसा है हमारे पास एक और स्टेटमेंट अपनी आती है जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स केल्विन स्टेटमेंट। प्लैंक्स केल्विन स्टेटमेंट ने ये कहा कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है जो आप जितनी हीट दे रहे हो ना उसको, ठीक है, वो पूरी की पूरी हीट काम करने में उसने यूज कर दी, ऐसा कभी भी नहीं होता, थोड़ी बहुत हीट जरूर बचेगी और उस हीट को क्या करना है, हमें सिंक को ट्रांसफर करना है, रिजेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये कहता है कि प्लैंक्स केल्विन ने ये कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट a heat engine operating in cycles which extract heat from the reservoir and converts the whole into ई टी एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है, इसको इग्नोर करना, ठीक है, होल ऑफ इट, इट आएगा ये, ठीक है, होल ऑफ इट इनटू द वर्क, ठीक है, कि पूरी का पूरा का जो आपका हीट आपने एब्जॉर्ब करी थी ना रिजर्वर से, यानी कि Q1 से, यानी कि सोर्स से जितनी हीट आपने एब्जॉर्ब करी है वो सारा का सारा वर्क कर दे उस पे, ठीक है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, वो थोड़ी बहुत हीट को रिजेक्ट जरूर करेगा और वो जो हीट जाएगी वो किसके पास जाएगी, आपकी सिंक के पास जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था आपका पूरा का पूरा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो जिस अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आती है, इसी तरीके से आपकी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पूछी जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्नोट थ्योरम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कार्नोट थ्योरम के बेस पे हमें क्या बताना है, उसकी एफिशिएंसी बतानी होती है, निकालनी नहीं है, बतानी है कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, आपकी मैक्सिमम होती है, किससे, इरिवर्सिबल हीट इंजन से, ठीक है, रिवर्सिबल यानी कि कार्नोट हीट इंजन वाली हमारी, ठीक है। तो कार्नोट हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमें बतानी है कि और सभी इंजन से क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और वो जो है वो उसके वर्किंग सब्सटेंस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है थ्योरम, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल इंजन इज मैक्सिमम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। अब इसके साथ हमारे पास एक और इसकी आती है, या तो आपको देखो ये कहेगा, ये स्टेटमेंट दे देगा एंड कहेगा प्रूफ इट, ठीक है, या फिर एक और स्टेटमेंट इसकी बनती है वो क्या है आपकी, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर इज द सेम and no irreversible heat engine working between the same two temperature can have the greater efficiency than the Carnot heat engine. Explain it. ठीक है, तो इसके तीन टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, पहला तो यही बन गया एक्सप्लेन एंड प्रूफ कार्नोट थ्योरम, या फिर ये स्टेटमेंट, या फिर थर्ड वाली ये वाली स्टेटमेंट देके कहेगा प्रूफ, प्रूफ इट, ठीक है, प्रूव इट। तो इन दोनों को और एक इसको सीधा डायरेक्ट, ठीक है, तो ये तीनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है आपसे, ठीक है, तो प्लीज केयरफुल रहें इसके अंदर।
ठीक है, आइए चल, देखो इसके लिए क्या करना है, हमने हमने क्या करना है, दो हीट इंजन लेने हैं। ठीक है, वो हीट इंजन इस तरीके से लेने हैं कि पहला जो है वो इरिवर्सिबल लेना है और दूसरा क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन लेना है। ठीक है, निकालना तो ये है कि रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी हमारी ज़्यादा है इरिवर्सिबल वाले से, लेकिन कई कई बारी हमें किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम अपोजिट रिजल्ट लेके चलते हैं। अगर वो हमारा फिर बाद में लास्ट में सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम डायरेक्ट ये कह देंगे कि हमने जो एज्यूम किया था वो एजम्पशन हमारी रॉन्ग थी, तो वो पहले वाली ही क्या हो गई, हमारी ठीक हो गई। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम ये लेके चलेंगे कि एफिशिएंसी, क्योंकि देखो निकालना ये है कि बी की एफिशिएंसी ए वाली से ज्यादा होती है, तो हम इसका अपोजिट लेके चलते हैं। हम ये कहते हैं कि ए वाले की क्या है, आपकी ज्यादा है बी वाली से। ठीक है, तो हमने ये कह दिया एफिशिएंसी ऑफ ए इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ बी, ये हम एज्यूम करके चले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहता है अगर ऐसे है तो इसको करने के लिए हमने क्या किया, दो इंजन ले लिए। ठीक है, जो आपस में कपल्ड है। ठीक है, उसके बाद ए को हमने इरिवर्सिबल माना है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, और बी को रिवर्सिबल माना है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। अब बी रिवर्सिबल है और रिवर्स डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हमें पता है कार्नोट हीट इंजन जब रिवर्सिबल प्रोसेस तो है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, तो कार्नोट हीट इंजन रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये इस हमारे पास अब हम ये लेके चल लेते हैं। ठीक है, जिसने क्या किया, यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करी, ये हमारे दो हो गए, ए और ये बी सिस्टम। ठीक है, ए को काम करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, वो कहाँ से करेगा, सोर्स से करेगा। ठीक है, काम करने के बाद जितनी इसने ली वर्क डन के लिए, वो डब्ल्यू एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली, बची कितनी, टोटल में से वर्क डन की हुई एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी जो बची जो वो क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, कहाँ, आपके सिंक को, यानी कि इसने इसको भी इसको सेम टेम्परेचर बोल दिया था ना ऊपर। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, इसने इसको T2 मार दिया, लेकिन कौन सी रही है, रिजेक्टेड हीट ही आ रही है। ठीक है, और जो बी है उसको रिजेक्टेड हीट को ही एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इससे थोड़ा बहुत क्या होगा, कुछ ना कुछ कम टेम्परेचर ही होगा, तभी तो हमारी जो रेफ्रिजरेटर वाली है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं, वो तो हो ही रहा है, यहाँ पे Q1 है आपकी, Q1 माइनस में W होगी। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपका कम होगा ही इसका। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे कि इंजन ए जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है आपका हीट Q1। ठीक है, सोर्स से जिसका टेम्परेचर T1 है, उसने कुछ काम किया और जितनी एनर्जी बची थी यानी कि Q1 माइनस डब्ल्यू उसको सिंक को दे दिया, जो कि कितना टेम्परेचर पे था आपका, T2 पे था। इसको आप सिंक कर लीजिए। ठीक है, उसने इसको सिंक को दे दिया। अब ये कहता है इतना कर दिया, तो जो बी आपका है वो क्या करेगा, जितनी ये बची हुई एनर्जी थी उसमें से थोड़ी सी वो उसके यानी कि Q1 डैश माइनस डब्ल्यू ये इसमें से एब्जॉर्ब कर रहा है, वर्क डन करवा रहा है रिवर्स में, इसीलिए जो इजेक्ट होगी वो कितनी हो जाएगी, जो Q1 डैश वाली बची सिर्फ वो इजेक्ट हो जाएगी, और वो कहाँ जाएगी, आपकी सोर्स के पास चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जितनी आपने Q1 एनर्जी ली थी उसमें से Q1 डैश इसको मिल रही है। ठीक है, अब आगे देखो इस यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कह रहा है कि वर्क W इज डन बाय, जो है वर्क W जो है वो आपका किया जा रहा है इंजन ए के द्वारा। ठीक है, और हीट रिजेक्ट कितनी हो रही है आपकी Q1 डैश किसके उस पे, आपकी T1 के लिए। ठीक है, तो ये कहता है जो सिंक है वो कितनी रिसीव की उसने, Q1 माइनस में W। ठीक है, ए से, लेकिन उसने जो बी ने जितनी हीट एब्जॉर्ब करके आगे चला था वो Q1 डैश माइनस में W है, तो कहते हैं नेट लॉस कितना हुआ, कितना लॉस हुआ, जितना अब है उसमें से आपकी फाइनल वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, वो इनिशियल वाली को, तो फाइनल कितनी थी Q1 डैश माइनस में W और इनिशियल थी Q1 माइनस W। ठीक है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, W W से कैंसिल हो जाएगा और Q1 डैश माइनस में Q1 क्या हो जाएगा आपका, हीट लॉस हो जाएगा। ठीक है, इतना इसने क्या कर दिया वहां पे सिंक पे हीट का लॉस किया है। और दूसरी फॉर्म में निकालते हैं, कहते हैं इसी तरीके से जितना सोर्स ने रिसीव और
ये किया था, ये मतलब इसके लिए दी थी, वहां पे उसका लॉस निकालो, तो उसके लिए भी निकाला तो भी कितना हो गया देखो। अब फाइनल कितनी आई है Q1 डैश, पहले कितनी थी, तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया Q1 डैश माइनस में Q1। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा काम करके यहाँ पे अब एनर्जी आई है तो ऑब्वियसली सी बात है वो थोड़ी सी कम होगी ना। ठीक है, लेकिन अब इसने क्या कहा, ये देखो इसने ये कहा कि हमने ये मान रखा था कि एफिशिएंसी हमारी जो ए की है वो ज्यादा है बी से। ठीक है, तो एफिशिएंसी वर्क डन बाय आपका जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब कर रखी थी वो हो गया। ठीक है, तो एफिशिएंसी वो हम जो निकालते हैं रेफ्रिजरेटर में वो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस था। अब हमें क्या निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी क्या हो जाएगी, ये दोनों की दोनों वर्क डन अपॉन में जितनी हीट इसने कर रखी थी एब्जॉर्ब उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा W/Q1 और ये W/Q2 हो जाएगा। Q2 एक्चुअली में जितना इसने रिजेक्शन किया था वो है जो कि Q1 डैश है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा W/Q1। अब यहाँ पे ये कहा है कि जो एफिशिएंसी ए की है वो आपकी एफिशिएंसी बी से ज्यादा है, इसका मतलब ए की ज्यादा है, इसका मतलब W/Q1 इज ग्रेटर देन W/Q2। डब्ल्यू डब्ल्यू आपके कैंसिल आउट हो गए तो 1/Q1 क्या हो गया आपका 1/Q1 डैश से ज्यादा हो गया। अगर हम इसको इधर और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा कि Q1 डैश आपका बड़ा है Q1 से। अब ये क्या पॉसिबल है कि आपने पूरी प्रोसेस करवाने के बाद जितनी हीट इसको यहाँ पे दी थी, मतलब ये पूरा साइकिल होने के बाद यहाँ पे जो हीट आई है वो मेरी ज्यादा आई है, किससे, Q1 से, जितनी थी उसके पास पहले उससे ज्यादा आ गई। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, ये कह रहा है ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा क्योंकि आपका जो नेट हीट लॉस कितना है Q1 डैश माइनस में Q1 है और वो पॉजिटिव भी आएगा। और ये पॉजिटिव फिर कैसे आएगा, आपने दी तो Q1 है और रिजेक्ट होके Q1 डैश आई है ना, तो वो ज्यादा कैसे हो गई, Q1 डैश ज्यादा कैसे हो गई। ठीक है, अभी कहते हैं इसका मतलब तो ये क्या सी हो गई। ठीक है, ये कहता है अगर ऐसा हो गया इसका मतलब तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो नेट अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड है जो सिंक से लो टेम्परेचर जो T2 था उससे टू द सोर्स एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये कहता है इतनी अमाउंट इसने इतनी कर दी और ये पॉजिटिव अमाउंट है, तो ये कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर नहीं है तो इसका मतलब और ये भी तो देखो इसने क्या कर दिया, सेकेंड लॉ ऑफ उसको क्या कर दिया आपका वॉयलेट कर दिया कि जो वो है आपका हीट है वो आपका लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर को मूव कर रही है उसको भी वॉयलेट कर दिया। ठीक है, इसीलिए हमें क्या कहना पड़ा कि ये हमारा पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो हमारा वही कि जो रिवर्सिबल है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मेरी ज्यादा होगी, किससे, इरिवर्सिबल वाले से। ठीक है, तो आपको ये सारा इसके अंदर करके आना है और लास्ट में हमें ये बताना है कि जो एफिशिएंसी है हमारी रिवर्सिबल की यानी कि कार्नोट हीट इंजन की वो हमारी ज्यादा होती है और किसी हीट इंजन जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी ही मिल जाएगा, स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।